Hello students, welcome to my channel Study Hub Emro. Today we are starting the third chapter of economics, that is money and credit. In this chapter we will read about the barter system and problem of barter system. Second is money and function of money. Third, modern forms of money. Fourth one is loan activities. Fifth, credit. Sixth, role of credit. Seventh, formal and informal credit. And the last one is SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज हम पैसों से मार्केट में जाके कोई भी सामान खरीद सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा समय भी था जब पैसा नहीं बना था और लोग सामान के बदले सामान खरीदते तथा बदलते थे। उस सिस्टम को ही बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे एक व्यक्ति के पास चावल है और उसे आटे की ज़रूरत है और दूसरे व्यक्ति के पास आटा है, उसे चावल की ज़रूरत है, तो वह एक दूसरे से सामान बदलकर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स बिटवीन टू पर्सन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। हालांकि बार्टर सिस्टम काफ़ी आसान था, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी, जिसमें पहली प्रॉब्लम थी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, तीसरी प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। Double coincidence of want means that both the party have to agree to sell and buy each other commodity. जैसे राम के पास चावल है और उसे आटे की ज़रूरत है और श्याम के पास आटा है मगर उसे बर्तनों की ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में बार्टर सिस्टम काम नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ राम तो सामान बदलना चाहता है श्याम से, क्योंकि उसकी ज़रूरत का सामान श्याम के पास है, मगर श्याम की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है क्योंकि उसे अपने सामान के बदले में बर्तनों की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में बार्टर सिस्टम काम नहीं कर पाता था और यही डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट कहलाता था। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट को इस पिक्चर के एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है कि 3 पर्सन है। पहले पर्सन के पास जूते हैं देने के लिए और उसे उसके बदले में गेहूँ चाहिए, जबकि दूसरा पर्सन जो है उसको जूते नहीं चाहिए, हालांकि उसके पास गेहूँ है, और तीसरे व्यक्ति जो है उसे जूते चाहिए मगर उसके पास गेहूँ नहीं है। मतलब इस पिक्चर में तीनों व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताएं ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति को भी हम बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट मानते हैं। सेकंड प्रॉब्लम लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ गुड्स और सामान ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर वो यूज़ में नहीं रहते। जैसे किसी व्यक्ति को आटा, कपड़े और जूते चाहिए और उसके पास एक कुर्सी हो, तो वह एक कुर्सी से एक जगह से ही सामान खरीद सकता है, और उस कुर्सी को अगर 3 भाग में डिवाइड करता है तो वह कुर्सी किसी के भी उपयोग में नहीं आ सकेगी। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी कि हम वस्तु से एक ही सामान खरीद सकते थे, उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। तीसरी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की थी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बार्टर सिस्टम में एक सामान से दूसरा सामान बदलने में काफ़ी समय लगता था और यही बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम कहलाती थी। बार्टर सिस्टम एक तरह से समस्या थी और इस समस्या का सॉल्यूशन पैसा बना, जिसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मनी, कि पैसे का क्या मतलब है। किसी भी चीज़ को पैसा कहा जा सकता है अगर उससे सामान खरीदा और बेचा जा सके। फंक्शन ऑफ मनी। मनी का पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है पैसे से कुछ भी सामान खरीदा जा सकता है। और दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, कि पैसे से हम हर वस्तु की कीमत लगा सकते हैं। जैसे कार की कीमत लाखों में, बाइक की कीमत हज़ारों में और एक पेन की कीमत कुछ रुपए में। भारत के अंदर हर वस्तु को रुपए में मेज़र किया जाता है, यूएसए में डॉलर में किया जाता है, सऊदी अरब में रियाल में किया जाता है। बहुत साल पहले की बात करें तो पैसा सोने और चांदी के सिक्के होते थे, मगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में रखा गया है सबसे पहले करेंसी, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट और तीसरा है चेक। सबसे पहला टॉपिक है हमारा करेंसी। करेंसी के अंदर हमारे भारत में पेपर नोट
और कॉइन रखे गए हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्के को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है और 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के नोट को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको जो है गारंटीड जो करती है हमारे पेपर मनी को आरबीआई करती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ आरबीआई। रूल ऑफ आरबीआई। आरबीआई इशू द करेंसी नोट फ्रॉम 2 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़। आरबीआई देश में 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट छापती है। आरबीआई आल्सो सुपरवाइज द कॉमर्शियल बैंक एंड इंटरेस्ट रेट। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक जो है हमारे और जो उनका इंटरेस्ट रेट है उस पर भी निगरानी रखती है। आरबीआई देश के फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को भी सुपरवाइज करती है। सेकंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं और डिमांड करने पे निकाल लेते हैं वही डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमारा एटीएम के थ्रू, चेक के थ्रू हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कीपिंग मनी इन बैंक। बैंक में पैसा रख के क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला पॉइंट है बैंक कीप आवर मनी सेफ। बैंक में पैसा हमारा सेफ रहता है। बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है बैंक में पड़ा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस के द्वारा। और आजकल मॉडर्न बैंक ऑनलाइन शॉपिंग की भी फैसिलिटी बैंक के एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी दे रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा चेक। चेक इज़ ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। चेक एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेकिंग पेमेंट, जिसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है, विच इज़ साइन बाय द मेकर। जिस पे बनाने वाले के साइन होते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को कितना पैसा देना चाहता है वो भी इसी के अंदर मेंशन किया जाता है। चेक के अंदर डेट, साइन, अकाउंट नंबर, अमाउंट होना आवश्यक होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग चेक। चेक के क्या बेनिफिट हैं। जिसका पहला बेनिफिट है इट इज़ अ सेफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन का सेफ मोड है, इसमें पैसा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का रिस्क नहीं होता। इट इज़ सेफ फॉर मेकिंग लार्ज पेमेंट। बड़ी पेमेंट करने के लिए भी ये सेफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। और इट इज़ इजली पोर्टेबल। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा तो वो काफ़ी मुश्किल काम है, मगर 10 लाख का चेक को इजली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि बैंकों में पैसा जमा करके क्या क्या फ़ायदा होता है, मगर हमारा पैसा जमा करके बैंकों को क्या फ़ायदा होता है। बैंक हमारा पैसा लोन या उधार के रूप में दूसरे व्यक्ति को देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो लोन एक्टिविटीज़ और बैंक का मतलब है कि बैंक लोगों से पैसा लेकर जमा करता है और उस पर इंटरेस्ट देता है, और वही पैसा बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देता है और उस पर इंटरेस्ट लेता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जमा किए तो बैंक ने उस पर 3% इंटरेस्ट के हिसाब से 3000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, और वही पैसा बैंक ने लोन के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दिया और उस पर 10% इंटरेस्ट लगाकर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट लिया। तो इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होगा, 10,000 और 3,000 के बीच का जो अंतर 7,000 रुपये का अंतर होगा, वो बैंक की इनकम मानी जाती है। क्रेडिट और लोन जो हमारा अगला टॉपिक है। क्रेडिट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लेंडर बोरोवर को कुछ पैसे उधार देता है कुछ शर्तों के साथ कि वो फ्यूचर में उन पैसों को वापस लौटाएगा। जब भी हम लोन लेते हैं तो उस पैसे को लौटाने के लिए कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जिसमें पहली है कोलेटरल और सिक्योरिटी, कि जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है एज ए सिक्योरिटी के तौर पे। सेकंड है इंटरेस्ट रेट। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमें उसको कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कि जब भी हम लोन लेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है, जैसे आईडी कार्ड, राशन कार्ड, कि हम जो हैं इस पर्टिकुलर जगह में रहते हैं या हमारी इतनी आय है, ताकि बैंक उस बंदे को पहचान सके।
और फोर्थ है हमारी टर्म ऑफ रीपेमेंट कि पैसा कितने टाइम में लौटाया जाएगा। फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार या लोन लेने की दो फॉर्म है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जिसमें पहला पॉइंट है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में लोन बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, जैसे श्री राम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। जबकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में लोन मनी लेंडर, फ्रेंड या रिलेटिव से लिया जाता है। सेकंड पॉइंट है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की फंक्शनिंग को आरबीआई सुपरवाइज करता है, जबकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की फंक्शनिंग को कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती। थर्ड पॉइंट है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जबकि नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा और एक नुकसान। उसी तरीके से क्रेडिट के भी दो पहलू हैं कि क्रेडिट लेने से, उधार लेने से कोई फ़ायदा हुआ या उधार लेने से और ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट एंड नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव रोल। क्रेडिट इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल फार्मर फॉर बाइंग सीड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। क्रेडिट जो है छोटे किसानों के लिए इसलिए सहायक है कि उससे वो बीज, उससे वो पेस्टिसाइड, उससे वो फर्टिलाइज़र ख़रीद सकते हैं। क्रेडिट में भी यूज़फुल फॉर ट्रेडर। क्रेडिट एक व्यापारी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। क्रेडिट जो है एक बड़े बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है फॉर स्टार्टिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मगर क्रेडिट की कोई नुकसान भी है। क्रेडिट में पुट अ पर्सन इन अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। क्रेडिट किसी बंदे को एक ऐसी सिचुएशन में भी डाल सकता है कि वो पैसा ना चुका पाए और उल्टा उसको ऊपर इतना कर्जा हो जाए कि उसने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है वो भी जब्त हो जाए। और सेकंड है हमारा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से बोरोवर को ये परेशानी होती है कि वो लोन के पैसे नहीं चुका पाता और लोन के पैसे डूब जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर हो सकते हैं, जो जनरली महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इस ग्रुप को बनाने का मकसद लोगों की सेविंग इकट्ठी करना होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होता है, जैसे खुद का रोज़गार बनवाना। थर्ड पॉइंट है हर मेंबर को ग्रुप में 25 से 100 रुपये जमा करने होते हैं, जो लोगों की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है अगर ग्रुप को 1 साल तक चलते हुए हो गया है और 1 साल तक लगातार सेविंग कर रहे हैं तो वो बैंक से बिना सिक्योरिटी के लोन ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ग्रुप के मेंबर बाकी मेंबर को ज़रूरत पड़ने पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार दे सकते हैं। और 6 पॉइंट इसका यही है कि इसका मेन मकसद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। हम कह सकते हैं एसएचजी एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।